अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर डिस्कस करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर से हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट को बेसिकली हम लॉ गैट के परस्पेक्टिव से स्टडी करेंगे। वो तमाम लोग जो अपना LLB 5 ईयर्स या LLB एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान में लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैंडेटरी है कि लॉ गैट का एग्ज़ाम पास किया जाए। अब लॉ गैट में जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसकी जो वेटेज है वो जो है वो 20% है। आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, आपको इसका सिलेबस नज़र आ रहा है। अब 20 नंबरों का ये सेक्शन है। अगर CPC एज अ होल पूरा एक्ट आपको पढ़ना होता तो ये जो है वो आपके लिए मे भी दुश्वारी क्रिएट कर सकता था। दो के दुश्वारी तो नहीं क्रिएट करना चाहिए इसको, क्योंकि आप लॉ में पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन स्टिल अब वो स्टूडेंट्स जो LLB 5 ईयर्स से आ रहे हैं या एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम करके आ रहे हैं, अब 5 ईयर्स वालों ने इसको जो है वो 2 सेमेस्टर्स में पढ़ा है और पूरे जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को पढ़ा। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये 2 जो है वो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा आपका सेक्शंस का है और दूसरा हिस्सा आपका ऑर्डर्स का है। सेक्शंस में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो प्रीएम्बल से लेके आपको सेक्शन 12 तक पढ़ना पड़ता है। उसके बाद सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 20 तक का एक हिस्सा है, ये 17 सेक्शन हो जाते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 47 पढ़ना पड़ता है, 75, 96, 104, 115 और 151 सेक्शंस में सिर्फ यही इंक्लूडेड है। ठीक है, और आपने इन्हीं को ही पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद ऑर्डर्स में आते हैं। ऑर्डर्स आपने ऑर्डर नंबर 1 पढ़ना है, फिर 6 से लेकर 9 तक पढ़ना है, 39, 41 और 43 आपने पढ़ना है। तो अब यहाँ से आपका 20 नंबर का सेक्शन बनता है। आइडियली अगर एग्जामिनर डिवाइड करे तो 10 नंबरों का जो सेक्शन है सिविल प्रोसीजर का वो सेक्शंस में से आएगा, 10 मार्क्स का पेपर, और रिमेनिंग जो 10 मार्क्स का होगा वो ऑर्डर्स में से आएगा। और इस तरह कुल मिला के 20 नंबर बनते हैं। अब सिलेबस को देखा जाए, पूरा जो लॉ गैट का सिलेबस है उसमें सबसे ब्रीफ जो सिलेबस है वो आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का है और इसकी मार्क्स वेटेज जो है वो 20 नंबरों की है, यानी कि 20 नंबर से ज़्यादा का कोई भी सेक्शन लॉ गैट के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स और सबसे कम सिलेबस। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि अगर आप जो है वो अपनी स्टडीज़ को लॉ गैट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो CPC से स्टार्ट करें क्योंकि इसका सिलेबस सबसे कम है। अब इन लेक्चर्स में हम किस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जो है वो बेयर एक्ट को स्टडी करेंगे। बेयर एक्ट क्योंकि बड़ा क्रूशियल है पढ़ना। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में मौजूद हों, पेपर आपके सामने हो, तो आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले बेयर एक्ट के बाद, और बेयर एक्ट में से भी हम जो है वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ेंगे और डेप्थ में पढ़ेंगे। देन हम MCQs को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि जो टॉपिक भी हम पढ़ रहे होंगे उसमें से कौन से MCQs बनाए जा सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब हमारे लिए बेयर एक्ट को रीड करना एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉ ग्रेजुएट आसान होता है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि इनमें से किस तरह से MCQs बनाए जा सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर उसमें से जो MCQs आ सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएँ। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और तैयारी के हवाले से मटीरियल चाहते हैं, गाइडलाइंस चाहते हैं, सिंपली आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स की जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करने के बाद। प्रीएम्बल से हम अपनी स्टडीज को स्टार्ट करते हैं। लॉ गैट के लिए प्रिपेयर करते हुए आपने ये जहन में रखना है कि आपने बेयर एक्ट के अंदर मौजूद जो प्रोविजंस हैं उनको बड़े ध्यान से केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपका उस लेवल पे नॉलेज ऑफ लॉ वो नहीं चेक करना चाह रहा, वो आपके कंसेप्ट्स को नहीं इवैल्यूएट कर रहा, वो सिंपली आपको स्टेटमेंट देगा जो एज इट इज बेयर एक्ट में आप पढ़ के आए हैं और उसमें से किसी एक वर्ड को या तो वो रिमूव कर देगा या एज इट इज जो वो सेंटेंस है उसको उठा के आपसे पूछ लेगा उसके बारे में कोई भी चीज, और वो जो वर्ड मिस होगा या वो वर्ड आपने ऐड करना होगा वो वर्ड एज इट इज बेयर एक्ट में से होगा। तो आपके लिए जरूरी है कि आप बजाय इसके, मैंने वही किया है ना, किया तो ये भी जा सकता था कि सिर्फ MCQs आपको यहां पर दिखाए जाते हैं, लेकिन MCQs अगर आप रटते रहेंगे, चाहे 5000 MCQs भी रट लें, आपके कंसेप्ट्स नहीं ठीक होंगे, आपसे MCQs वो किसी और एंगल से पूछ लेगा। तो अगर अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले बेयर एक्ट की रीडिंग और उसके बाद फिर आप जो है वो एक दूसरे से डिस्कस करें या किसी रिसोर्स पर रिलाई करें जिससे आपकी जो तैयारी है वो मजीद बेहतर होती जाए। तो प्रीएम्बल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, ठीक है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature। अब यहां पर वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको ये सारी स्टेटमेंट एज इट इज दे दे, ये कोर्ट्स ऑफ ये सिविल जुडिकेचर को यहां से निकाल दे
और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे सकता है और उसमें से एक ऑप्शन सिविल जुडिकेचर भी हो। तो अब आपने अगर प्रीएम्बल को पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक नज़र पढ़ा हुआ है, तो आप उस स्टेटमेंट का दुरुस्त जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये सेक्शन नंबर 1 है आपका, और सेक्शन नंबर 1 को मैंने कोशिश की है कि तोड़ के आसान तरीके से आपको बता दूं। सेक्शन 1 और 2 जो है यहाँ से आपके अच्छे खासे सवाल आ जाते होते हैं, यानी कि 2, 3, 4 सवाल यहाँ से आ सकते हैं। तो आपने इन सेक्शंस के ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है। और यहाँ पर अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है हमारा, इसका जो शॉर्ट टाइटल है, ठीक है, शॉर्ट टाइटल वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है। जब भी इसके शॉर्ट टाइटल के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे कि ये इसका शॉर्ट टाइटल है, और इसका लॉन्ग टाइटल है, ये हमेशा प्रीएम्बल के ऊपर लिखा होता है लॉन्ग टाइटल, an act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature। तो ये इसका लॉन्ग टाइटल है। अब ये पास कब हुआ है? ये पास हुआ है 21 मार्च 1908 को, ये डेट्स आपने याद रखनी है। और ये इन्फोर्स कब हुआ है? इसकी इन्फोर्समेंट की डेट है 1 जनवरी 1909, यानी कि ये पास हो गया था 21 मार्च 1908 को। इसी वजह से इसका नाम जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, और ये इन्फोर्स हुआ है 1 जनवरी 1909 से ऑनवर्ड। अब ये जब इन्फोर्स हुआ है, यानी कि ये जब जो है वो हरकत में आया है, लागू हुआ है, तो ये इसकी एक्सटेंट कहाँ तक थी, ये किस किस इलाके तक लागू है? तो एक्सटेंशन में लिखा गया है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान तक एक्सटेंडेड है। अब यहाँ सवाल आपसे पूछ लिया जाए इसकी एक्सटेंशन के बारे में, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएँ कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ कंट्री, होल ऑफ पाकिस्तान, और पंजाब या केपी। अब ओरिजिनली देखने को तो कोई कैंडिडेट ये भी कह सकता है कि यार ये तो पूरे मुल्क पे लागू है, तो होल ऑफ द कंट्री क्यों ना कर लें, लेकिन बेयर एक्ट में यहाँ क्योंकि होल ऑफ पाकिस्तान लिखा गया है। मैंने आपको बताया ना, ये बेसिकली क्वेश्चंस इस तरह से बनाते हैं कि आपसे ये स्टेटमेंट वो एक्सपेक्ट करता है कि आप बेयर एक्ट को एज इट इज़ पढ़ के आए हैं, और अब उसने उस बेयर एक्ट में से ही एक स्टेटमेंट उठानी है और आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको आंसर करना है। तो ये आप यूँ समझें कि इस एग्जाम के अंदर एक फ्लॉ भी है, लेकिन आपने अपने आप को प्रिपेयर इसी तरीके से करना है। उसके बाद आप सेक्शन नंबर 2 देख रहे हैं। अब सेक्शन नंबर 2 में से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, और जो आपके सब सेक्शन जिसमें से इंपॉर्टेंट हैं मैंने वो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो सेक्शन 2 में सबसे पहले कोड, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आता है। तो कोड इंक्लूड रूल्स, ठीक है। कोड बेसिकली स्टैंड्स फॉर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसके बाद डिक्री। अब डिक्री को समझना आपके लिए ज़रूरी है। हम सबसे पहले बेयर एक्ट की प्रोविजन को रीड करेंगे, उसके बाद मैं आसान अल्फाज में आपको चीज़ को समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी LLB कंप्लीट करने के बाद इस काबिल हैं कि आप इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिविजन, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सो डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। तो पहली बात क्या हो गई? डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन हमारी दूसरी बात हो गई, ठीक है। तो ये डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, और ये किस फॉर्मल एक्सप्रेशन किस चीज़ का है? एक एडजुडिकेशन का है। विच सो फार एज रिगार्ड टू द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटर्मिन्स द राइट ऑफ द पार्टी। अब इसमें क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कंक्लूसिवली डिटर्मिन कर दिया जाता है राइट्स ऑफ द पार्टीज को, और कंक्लूसिवली डिटर्मिन किया जाता है पार्टीज के राइट्स को किस चीज के हवाले से? किसी भी मैटर इन कंट्रोवर्सी के हवाले से, विच रिगार्ड्स टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट एंड मे बी ईदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। अब यहां पर एक और चीज भी हमने देख ली, ये इसने हमें इसकी काइंड्स बता दी कि डिक्री 2 तरह की हो गई, प्रिलिमिनरी हो गई या फाइनल हो गई। तो डिक्री बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन है, किसी कोर्ट की एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन है, किसी भी एडजुडिकेशन का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, और इसमें पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमिन कर दिया जाएगा किसी भी मैटर इशू। और ये जो है वो डिक्री 2 तरह की होगी। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। देन अब ये यहाँ पर इसकी एक्सेप्शंस हैं कि कौन कौन सी चीज़ डिक्री नहीं होगी, आप एक नज़र इसको भी देख लेंगे। देन डिक्री होल्डर, अब कौन सा पर्सन जो है वो डिक्री होल्डर है और कौन सा पर्सन जजमेंट डेटर है, ये जो है वो आपको सेक्शन 2 में डिफाइंड चीज़ें मिलेंगी। तो डिक्री होल्डर कौन सा है, उसके बाद आप जो है वो डिक्री होल्डर की डेफिनेशन इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो डिक्री होल्डर का क्या मतलब है, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made। So जब अदालत किसी भी पार्टी के राइट को कंक्लूसिवली डिटरमिन करेगी तो किसी ना किसी के फेवर में फैसला देगी, एडजुडिकेट करेगी, और किसी के अगेंस्ट करेगी। तो जिसके फेवर में जो है वो ये एडजुडिकेट करेगी और जिसके फेवर में डिक्री पास होगी उसको हम कहेंगे, उस पार्टी को, उस पर्सन को हम कहेंगे डिक्री होल्डर। यानी कि ए और बी जो है वो अदालत में मौजूद थे, अदालत ने इनके केस को सुना और ए के हक में
ने जो मैटर इन कंट्रोवर्सी था उसका फैसला दे दिया। मतलब ए कहता था एक घर ए का है, बी कहता था वो घर बी का है, तो अदालत ने इन दोनों के राइट्स को डिटरमिन करते हुए बताया कि ये जो घर है ये ए की मिल्कियत बनता है। अब कोर्ट ने ए जो पार्टी है उसके राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमिन कर दिया, सो ए के हक में डिक्री पास कर दी, तो ए को हम कहेंगे डिक्री होल्डर। उसके बाद आपको जजमेंट की डेफिनेशन नजर आ रही है। सो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं डिक्री में, जजमेंट में और ऑर्डर में, ठीक है। तो आप अब जजमेंट को देखिएगा। जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और एन ऑर्डर। सो किसी भी डिक्री के या ऑर्डर के जो ग्राउंड्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन है उसकी फर्दर, उसको हम जजमेंट कहेंगे। देन आप जाते हैं जजमेंट डेटर पर। अब जो डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर ये दो ऑपोजिट पार्टीज हैं। हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि ए पर्सन है और यहाँ बी पर्सन है, इन दोनों के दरमियान जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है वो एक घर है, ठीक है, ये घर है फॉर एग्जांपल। अब कोर्ट ने, हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या समझा कि ये घर बता दिया कि ये तो ए की मिल्कियत है, तो ए को हमने क्या कहा कि ये डिक्री होल्डर है। तो जो डिक्री होल्डर है तो दूसरा पर्सन जो रह गया वो क्या होगा, वो होगा जी जजमेंट डेटर। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने आसान अल्फाज में इसको समझा दी है। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। उसके बाद हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन नजर आ रही है। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन। ये पहली बात है। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जो किसी भी डिसीज्ड पर्सन की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इंक्लूड्स, और उसमें शामिल है, एनी पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड। एंड अब यहां से दूसरी बात स्टार्ट हो रही है कि वेयर अ पार्टी सूज, ठीक है, जब कोई पार्टी जो है वो दावा दायर करती है और इज सूड, या उस पे दावा दायर होता है इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द पर्सन ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो सुइंग। सो जो पार्टी सूट फाइल कर रही है या जिस पे सूट फाइल हुआ है, एक ऐसा शख्स इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसके ऊपर वो स्टेट डिवॉल्व होगी उस पार्टी जो सूट फाइल कर रही है, जिसके ऊपर सूट हुआ है, उसकी डेथ के नतीजे में, ठीक है। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन हो गई। देन आपके सामने इस वक्त मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन है। मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with the interest on such profits, but shall not include profit due to improvements made by the person in wrongful possession. For example, एक पर्सन है, उस पर्सन ने किसी भी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली एक्वायर किया हुआ है, इन अ लॉफुल मैनर वो उस पर जो है वो कब्जा नहीं रखता, वो गैर कानूनी तरीके से उस प्रॉपर्टी पर काबिज है। अब वो गैर कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी पर काबिज है, जाहिर सी बात है उसका लीगल टाइटल तो किसी और के पास होगा, तो उस प्रॉपर्टी पर काबिज होते हुए जो मुनाफा वो उस प्रॉपर्टी से एक्वायर करेगा या विद ड्यू डिलिजेंस जो उस प्रॉपर्टी से वो मुनाफा एक्वायर कर सकता था, वो मीन प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन दी गई है कि उस प्रॉपर्टी पर रॉन्गफुल पोजेशन को कंटिन्यू करते हुए अगर उसने कोई इंप्रूवमेंट्स किए हैं, उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन की है, कोई मजीद उसके अंदर बेहतरी लेके आया है, कोई इजाफा किया है और उस इजाफे कंस्ट्रक्शन या इंप्रूवमेंट की वजह से उसने कोई मुनाफा हासिल किया है, तो वो मीन प्रॉफिट में इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि प्रॉपर्टी ओरिजिनल कंडीशन में है और उस ओरिजिनल कंडीशन पे वो रॉन्गफुली इन पोजेशन रहता है, तो ड्यूरिंग दैट पोजेशन जो भी प्रॉफिट वो एक्वायर करता है या जो विद ड्यू डिलिजेंस वो एक्वायर कर सकता था, वो जो मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन में आता है। उसके बाद आप ऑर्डर की डेफिनेशन देख सकते हैं। ऑर्डर मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन। सो ऑर्डर क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है किस चीज का, एक डिसीजन का, किसकी तरफ से, एक सिविल कोर्ट की तरफ से, और ये क्या नहीं होगा, ये एक डिक्री नहीं होगा। सो ऑर्डर के बारे में कहा गया कि जब भी कोर्ट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कोई भी बात कम्युनिकेट करेगी, कोई भी चीज़ डिसाइड करेगी, तो वो ऑर्डर कहलाएगा अगर वो उसको जो है वो रिटन में लेके आती है, उसको साइन करती है, उसको सील करती है। इससे ये जो है वो कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन बन जाता है और ये बेसिकली जो है वो सिविल कोर्ट का कोई भी डिसीजन है और ये डिक्री नहीं है, तो हम इसको ऑर्डर कहेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने अब तक क्या स्टडी किया है, हमने सबसे पहले जो है वो सिलेबस को डिस्कस किया। सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हमने प्रीएम्बल से स्टार्ट किया और सेक्शन 2 के अंदर मौजूद तमाम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लिया। अब आप एक बार बेरक्ट उठा के दोबारा से इन डेफिनेशंस को रिवाइज कर लेंगे, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो बिल्कुल पूछेंगे। देन आप एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे और एमसीक्यूज आपको कुछ इस तरह से लॉग एट
नेट में देखने को मिलेंगे। सो अगर आप गौर से सुनते रहे हैं तो अब आप आंसर कर सकते हैं इन एमसीक्यूज को, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन दैट कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट्स ऑफ पार्टीज इज कॉल्ड। आप तमाम लोगों ने हम के साथ मैंने डिस्कस किया है कि इसको हम डिक्री कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर है। इसमें छोटी सी गलती है कि यहाँ पर जो जवाब है वो स्टेटमेंट के अंदर ही लिखा गया है। चलें, आपको यहाँ पर बेसिकली एमसीक्यूज दिखाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा समझाया जा सके कि एमसीक्यूज कैसे आते हैं। सो एमसीक्यूज नंबर 2 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सिविल जुडिकेचर ठीक होगा, 2 के स्टेटमेंट में आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से अब ये बेसिकली हमारा प्रीएम्बल था या हमारा लॉन्ग टाइटल था, वहां से जो है वो ये चीज़ बनाई गई है। देन आप आते हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डिक्री इज ऑफ। अब ये भी हमने डिक्री के डेफिनेशन में पढ़ा है कि डिक्री इज ऑफ 2 काइंड्स, जहाँ लिखा गया था कि डिक्री जो है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड। अब 2 पार्टीज को हमने डिस्कस किया और 2 बार मिसाल को देखा है कि एक ऐसा शख्स जिसके फेवर में डिक्री पास होती है वो कौन होता है, वो डिक्री होल्डर होता है, ठीक है, डिक्री होल्डर होता है। और अब हम देखेंगे कि एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज़ बीन पास, तो जिसके अगेंस्ट डिक्री पास होगी वो क्या होगा, वो होगा जी जजमेंट डेटर, ठीक है। देन आप क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। अब ये आप तमाम लोग जानते हैं कि हमने डिस्कस की है कि ये ऑर्डर की डेफिनेशन है। अब आप इन एमसीक्यूज को देख लेते हैं ना जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो ये पहले 2 सेक्शंस के अंदर से और कोई और एमसीक्यूज नहीं आ सकता, इससे हट के कहीं जा ही नहीं सकता। देन क्वेश्चन नंबर 7 है कोड इंक्लूड रूल्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी जब सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे। देखें, होल ऑफ द पाकिस्तान और कंट्री में कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि जो सेक्शन है और जो हमारा सेक्शन नंबर 1 था जिसमें एक्सटेंशन डिस्कस की गई थी, तो उसमें क्लियरली और एक्सप्रेसली लिखा गया था कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। तो हमने यही जो है वो टिक करना है। देन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है। सो मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन। अब यहाँ पर आपने देखना है कि रॉन्गफुल पोजीशन, ठीक है। तो मीन प्रॉफिट वो पर्सन जो है वो जो रॉन्गफुल पोजीशन में है ऑफ एनी प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव और माइट विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम। तो यहाँ पर रॉन्गफुल पोजीशन की बात होगी। देन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वाज इन्फोर्स्ड ऑन। अब यहाँ पर आपसे डेट्स पूछी जा रही हैं। मैंने आपको डेट्स बताते हुए बताया था कि ये पास कब हुआ, 21 मार्च 1908, और ये इन्फोर्स कब हुआ, 1 जनवरी 1909। तो 1 जनवरी 1909 को आप, अब ये एक और चीज़ ज़हन में रखनी है, ये देखें ये साल का फ़र्क एमसीक्यूज़ में इस तरीके से भी वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। कुछ लोग जल्दी में जो है वो 1 जनवरी 1908 लगाएंगे, लेकिन आंसर है 1 जनवरी 1909। तो साल का भी आपने ख्याल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। मज़ीद मटीरियल के लिए आप सिंपली जो है वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, हमें व्हाट्सएप करेंगे, इस नंबर पर सॉरी आप व्हाट्सएप करेंगे। आप हमारे जो है वो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में भी ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा प्रिपेयर करने के लिए जो मटीरियल है वो भी आपको एक्सेसिबल होगा अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।